देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा शायद करंट ना। यस सर। उसी के आगे जाके आपको बहुत कुछ अभी सीखने को मिलेगा इसी में चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जब किसी कंडक्टर में आप कोई भी कंडक्टर आप देखते हो, जैसे हमने ये मान लो एक कंडक्टर ले लिया और कंडक्टर के अंदर क्या होगा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि छोटे से वॉल्यूम में अगर आप देखोगे तो लाखों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी क्या होता है कंडक्टर के अंदर, अगर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पर देखें या कोई भी अगर हम लोग नॉर्मली कोई कंडक्टर रखा है तो उसमें नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जीरो होता है। नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से अगर देखेंगे तो फ्लो जीरो रहेगा, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। अभी इलेक्ट्रॉन जो भी हैं कि वो बाउंडेड स्टेट पर है ना, है तो बहुत सारे यस फ्री सर। लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ है अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स के न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, तो बहुत सारे नेट फ्लो ऑफ चार्ज अभी जीरो है। लेकिन जैसे ही, और इसमें एन एन जो होता है स्मॉल एन, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में अगर आप देखोगे तो आपको स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, ये इसका ऑर्डर होता है 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 20, इसके ऑर्डर का होता है। मतलब कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिट वॉल्यूम में मिल जाएंगे आपको। अब आप देखिए कितने सारे हैं, अरबों खरबों हो गए, वो सारे हो गए, है ना। यस तो सर। ये है। तो अब अगर मान लो किसी कंडक्टर को अगर आप किसी भी बैटरी से कनेक्ट करते हो, जब बैटरी से कनेक्ट करते हो बैटरी क्या करता है, पोलैरिटी डेवलप कर देता है। पोलैरिटी डेवलप कर देता है मतलब इस एंड को पॉजिटिव कर देगा, इस एंड को नेगेटिव कर देगा। नेगेटिव। के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो जाती है कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, तो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टेबलाइज inside the conductor। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगाती है। कहाँ फोर्स लगाएगी, फील्ड के अपोजिट। हर एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स कहाँ लगेगा, फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूवमेंट लेने लग जाएंगे। तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से नेट फ्लो ऑफ चार्ज आपका जीरो नहीं होगा। मतलब शुरुआत में नेट फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्टिंग में जो मैंने बताया इसमें ये जीरो, इसको मैंने नॉट जीरो कर दिया था। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज आपका जीरो रहेगा और यहाँ पर नेट फ्लो ऑफ चार्ज नॉन जीरो रहेगा। नेट फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वो दैट विल बी नॉन जीरो। तो अब चार्ज जब किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास होता है और पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। तो करंट की डेफिनेशन यहीं से आता है कि करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये हो गया आपका एवरेज करंट हो गई। लेकिन अगर मैं इसको लिख सकते हैं, लिखता हूँ डी क्यू बाई डी टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। ये एवरेज वैल्यू हो गई बेटा, एवरेज इसको मीन करंट भी बोलते हैं, मीन। ये इंस्टेंटेनियस करंट हो गई, वो कांस्टेंट हो जाएगा ये। तो ये दोनों, और अगर करंट कांस्टेंट है तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट सेम होती है। इतना सारा नोट कर लीजिए, अगर आई कांस्टेंट है तो जो एवरेज वैल्यू होती है वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है।
एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम होती है अगर करंट कांस्टेंट है, लेकिन अगर करंट वेरिएबल है बेटा तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो करंट का कॉन्सेप्ट सिंपल सा इतना सा है कि जब भी कोई भी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस बैटरी लगा देते हैं, बैटरी सोर्स होता है जो टर्मिनल वोल्टेज डेवलप कर देता है, और जो वोल्टेज डेवलप करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर फोर्स लगने स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट लेने लग जाते हैं, मूवमेंट करने लगता है। ओके, इसको हम करंट बोलते हैं। नेट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ यूनिट भी देख सकते हैं, यूनिट बन जाएगा इसका कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड को एम्पियर, अगर एक कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए पास हो रहा है तो 1 एम्पियर की करंट होगी, 1 एम्पियर। एम्पियर को हम ऐसे लिख सकते हैं तो एम्पियर ऐसा यूनिट होती है करंट की, एम्पियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ, ठीक है। करंट। एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिख सकते हो कि जो करंट होती है वो कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करती। करंट इज इंडिपेंडेंट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ये हटा दूं तन्वी? यस सर। करंट इज इंडिपेंडेंट ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट इज independent on cross section area of conductor. Cross section area of conductor मतलब कंडक्टर Yes, अगर sir. इस तरह से कंडक्टर अगर है और अगर हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको 20 वोल्ट की, तो जो करंट यहाँ पर होगी, करंट यहाँ से जो जाएगी, जो करंट इस पॉइंट पर होगी वही करंट यहाँ होगी, वही करंट हर एक क्रॉस सेक्शन में होगी। किसी भी क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो करंट आपकी आई ही रहेगी। आगे जाके Yes, sir. एक एक्सप्रेशन देखेंगे हम, करंट का भी एक्सप्रेशन हम लोग ड्राइव कराएंगे। NEAVD होता है करंट का एक्सप्रेशन। मैं बता देता हूँ इसके टर्म्स क्या होते हैं। करंट का एक्सप्रेशन, एन को तो मैं बता ही चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोले तो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ए क्रॉस सेक्शन एरिया, ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सर बट यहाँ पर तो ए आ गया और हमने तो बोला था कि ए पर डिपेंड नहीं करता। वही मैं आपको, इसलिए मैंने जानबूझ के फॉर्मूला लिखा ताकि आप अभी ये क्वेश्चन उठाओ और मैं इसका जवाब आपको भी देने वाला हूँ, तो थोड़ा सा 1 मिनट वेट करो। इसलिए मैंने लिखा था ये क्वेश्चन, ये रिजल्ट, ताकि आपको ये फॉर्मूले में और इसको देख के आपको एक डाउट हो। तो अभी इसका डाउट हटाते हैं आपका, ठीक है। एक है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया। और बीडी क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड है। क्या ये? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड कह देते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड का वेलोसिटी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो यहाँ पर, आपने 11th में एक पढ़ा होगा, बर्नौली थ्योरम पढ़ा है? यस सर। तो उसमें कंटिन्यूटी प्रिंसिपल होता है। अब देखो A1 equal to A2 B2। हाँ, याद आया अब आपको। अब देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या है, मान लो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ क्रॉस सेक्शन, यहाँ वेलोसिटी क्या है, मान लो V1, यहाँ वेलोसिटी क्या है V2। जहाँ क्रॉस सेक्शन कम होता है वहाँ वेलोसिटी ज्यादा होती है। A2 की वैल्यू क्या है? कम है A1 से, तो B2 की वैल्यू ज्यादा होगी B1 से कि नहीं होगी? यस सर। बट A और B का जो प्रोडक्ट रहेगा वो कांस्टेंट रहता है। A वो क्या है? कांस्टेंट रहता है। B क्या है? वेलोसिटी है कि नहीं? यस सर। तो आप देखोगे A और इंटू B का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट यहाँ भी रहने वाला है। ये भी तो फ्लो है एक तरह से, यहाँ लिक्विड का फ्लो होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, क्यों भाई? और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो करंट के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से देखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से निकल के जाएंगे वही इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से निकल के जाएंगे। ये अलग बात है कि जब इस क्रॉस सेक्शन पे स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, छोटे क्रॉस सेक्शन पे, बड़े क्रॉस सेक्शन में स्पीड कम होगी। लेकिन ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा। तो ए और बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया तो करंट कांस्टेंट नहीं हुई बेटा,
एरिया पे कहाँ डिपेंड यस करेगा? सर, करंट एरिया करंट एरिया कांस्टेंट। जो है वो वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके उसको कांस्टेंट बना देता है, इसलिए करंट एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। नहीं करती। तो ये मेंशन कर दीजिए, इस चीज को लिख लीजिए इसको। डन सर। डन बेटा, ओके। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसका। जैसे मान लेते हैं हमने कोई कंडक्टर मान लिया और उसमें किसी टाइम टी पर अगर हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज देखते हैं, क्यू दे रखे ए प्लस बी टी स्क्वायर, इस तरह का कोई ए माइनस बी टी स्क्वायर ले लीजिए, ए माइनस बी टी स्क्वायर, सही कर लीजिए। किसी कंडक्टर में करंट दे रखा है बेटा, चार्ज किसी टाइम इंस्टेंट पे दे रखा है ए माइनस बी टी स्क्वायर, इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर, चार्ज फ्लोइंग एट टाइम टी, चार्ज फ्लोइंग एट टाइम टी, जो कि चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो ना टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ओके, यस सर। तो आपको इसमें बताने की फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट at t is equal to a upon 2b, इस टाइम पे करंट बतानी, एंड एवरेज करंट बतानी है बेटा, एवरेज करंट बिटवीन t बराबर 0 टू t is equal to a upon 2b पर एवरेज करंट बताइए। तो देखिए क्या एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट सेम है, बताइए तो। यस सर। दोनों केस में माइनस ए आ रहा है बेटा करंट। माइनस में आ रहा है करंट, यस सर, वो उसका साइन ओके नहीं कर चेक कर लेंगे, कोई नहीं, माइनस आने दीजिए, क्या दिक्कत, आने दीजिए, क्योंकि वो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं, माइनस आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस सर। तो आपने पहले क्या करा, पहले तो इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए डी क्यू बाई डी टी करा, यस सर। तो डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के ट्वाइस बी टी, और फिर टाइम डाल देंगे तो इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस के ट्वाइस बी, और टी की वैल्यू डाल देंगे हम ए अपॉन ट्वाइस बी, ए बाई 2b। बी से बी कट जाएगा, माइनस के ए एम्पियर आ जाएगी कितनी। यस सर। अब एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा तन्वी, दोनों का सम बाई 2। नहीं सम नहीं करते, क्यू एफ माइनस क्यू आई, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी का मतलब होता है बेटा फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज बाई 2 बाई टी नहीं बाई टी मतलब टाइम इंटरवल, टी मतलब टाइम इंटरवल बेटा। हाँ, तो क्यू फाइनल कैसे आएगा, इसमें हम लोग टी बराबर क्या रखेंगे, ये वाला टाइम रखेंगे,
ए माइनस बी, ये बन जाएगा आपका ए अपॉन ट्वाइस बी का होल स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा, माइनस ए आएगा यहाँ पर, अपॉन टी कितना आएगा, ए अपॉन 2b तन्वी, ऐसा किया था। तो ये कैसे, एक मिनट, हाँ ओके, यस सर, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। यस सर। तो आपने लगता है, मुझे लगता है ऐड कर दिया ना तन्वी। सर मैंने एक्चुअली कुछ और ही मेथड सा लगा दिया था, वो तो टोटली गलत है। ओके, तो अब इसमें हम ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा माइनस के बी ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर अपॉन ए अपॉन ट्वाइस बी। तो ये वाले ए से ये कट जाएगा, इस वाले बी से बी कट जाएगा, ए माइनस के ए बाई 8 आएगा क्या, चेक करो। ए बी से भी कट जाएगा, ये वाला बी से भी कट जाएगा, माइनस के ए बाई 8 आएगा, चेक करो बेटा। एक मिनट सर, मेरा माइनस a/2 आ रहा है। 2 क्यों आएगा बताओ, हाँ ए बाई 2 आएगा, यस 2 पर चला जाएगा ना ये, माइनस के ए बाई 2 करेक्ट, यस माइनस के ए बाई 2 करेक्ट है यार, तो 4 ऊपर जाएगी, 4 नीचे रहेगा, ये 2 पर चला जाएगा, तो माइनस के ए बाई 2 एम्पियर। देखो ये वाली वैल्यू अलग आ रही है कि नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज वेरी कर रहा है, इसका मतलब करंट भी वेरी कर रही है। चार्ज का यस फ्लो रेट कांस्टेंट नहीं है, चार्ज का फ्लो रेट कांस्टेंट तभी होता है जब करंट कांस्टेंट होगी तन्वी। ओके, यस अभी सर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम होती है। अगर किसी कंडक्टर में अगर 2 एम्पियर की करंट पास हो रही है, तो यही इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी होगी, यही इसकी एवरेज वैल्यू भी होगी, क्योंकि कांस्टेंट है ना ये। हाँ यस सर, ओके। हटा दूं, अभी क्वेश्चन और नोट कर लीजिए जरा, ग्राफ से दे देते हैं क्वेश्चन, हटा दूं इसको तन्वी। यस सर, मान लेते हैं क्वेश्चन इस तरह से, मान लो उसने दे दिया कि किसी भी कंडक्टर में, देखो एक बात ध्यान रखना बेटा कि आई बराबर क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। अगर आपके पास क्यू वर्सेस टी ग्राफ दिया हो, तो इसका जो स्लोप होता है बेटा, स्लोप मीन डी क्यू बाई डी टी, वो तो करंट दे देगा, करंट दे देगा। लेकिन अगर आपके पास आई वर्सेस टी ग्राफ है, आई वर्सेस टी ग्राफ दे रखा है, करंट वर्सेस टाइम, तो उसका जो एरिया होगा ना, एरिया वो आपको चार्ज देगा, क्या वो देगा, चार्ज देगा। चार्ज देगा। तो ये दोनों बातें नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, हटा दूं। एक सेकेंड सर, डन सर। अब मान लेते हैं हमको करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया, तो तुरंत दिमाग में चला गया होगा कि क्या करना होगा। करंट वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से दिया है, और ये मान लेते हैं ये t बराबर 0 पे करंट कितनी आई नॉट है मान लो, और कब तक है मान लो, ये टाइम आपका सपोज करिए टी नॉट टाइम तक, टी नॉट टाइम तक ऐसा है, ये जो टाइम लिया है ये वाला टाइम जो है टी नॉट टाइम तक करंट कांस्टेंट है, और ये जो टाइम है ये मान लेते हैं 3t नॉट, इसके बाद करंट कम होने लग रही है, फिर 0 हो जा रही है। तो आपको बताना है ओके, फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर between t is equal to 0 to t is equal to 3t नॉट, ये बताना है, मतलब 0 से 3t नॉट तक चार्ज फ्लो बताना है।
So 2I0 T0 2I0 charge flow का I0 T0 ऊपर ही है, I0 T0 yes sir area 2I0 T0 बस इतना ना, और yes कुछ है? coulomb unit कूलम, कूलम ठीक है। चेक करते हैं जरा, इसका एरिया निकालना है तो ये वाला एरिया निकाल सकते हो, ट्रेपीजियम का डायरेक्ट एरिया लगा सकते हो, ट्रेपीजियम का एरिया ऑफ सम पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या होगा 3T0 प्लस T0 इंटू ये I0, बिल्कुल ठीक आया आपका, ठीक है 2 yes sir हाँ I0 T0 ठीक है, ये हो गया। इस तरह से क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए जरा, हटा दो इसको तन्वी। yes sir मान लेते हैं ये हमारे पास चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है ये, और ये क्यू बराबर दे रखा है CT², ये दिया है ओके। तो आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड पर करेंट बतानी कितनी होगी, और t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड के दौरान एवरेज करंट बतानी है क्या होगा, बता दीजिए जरा। ये जो 3T² Q इक्वल टू 3T² है, ये स्लोप आपने दिया है या फिर ये चार्ज दिया हो किसी टाइम t पर, स्लोप नहीं दिया है। उसी तरह से करेंगे जैसे थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्लोप होती है, t बराबर 2 सेकंड कहाँ होगा, t बराबर 2 सेकंड यहाँ कहीं होगा ना बेटा, इधर देखो इधर होगा ना कहीं t बराबर 2 सेकंड। तो इस पॉइंट पे yes sir टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जब टेंजेंट का जो एंगल होता है यानी कि dq/dt, वही तो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, वो बराबर 60 नहीं आएगा, और t बराबर 2 सेकंड डाल दो इसमें, तो इंस्टेंटेनियस करंट कितनी आएगी 6 × 2 12 एम्पीयर की करंट आ जाएगी। पहला आंसर इंस्टेंटेनियस करंट आ गई है क्यों तन्वी। yes sir और अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज को आपको पता है कि tan थीटा बराबर उसमें कॉर्ड का स्लोप लेते हैं, एवरेज का मतलब कॉर्ड का स्लोप t बराबर 0 इधर हो गया और 2 सेकंड इधर हो गया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो बाई लाइन, ये कॉर्ड बन गई। कॉर्ड का स्लोप और टेंजेंट के स्लोप में फर्क है ना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा q(2), ये q(0), q(2) माइनस q(0) अपॉन 2 माइनस 0। q(2) आपने देखा, q(2) क्या बनेगा 12 आया स्क्वायर यानी 4 माइनस 0 अपॉन कितना आएगा 2, तो 6 एम्पियर आ जाएगी। ओके एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू दोनों सेम नहीं है, इसका Same मतलब नहीं है। ये वेरिएबल करंट है, क्यों भाई। yes इस तरह से चीजें आएंगी तभी जरा ध्यान रखना, ठीक। हटाओ तन्वी। yes sir अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमने करंट का एक्सप्रेशन लिखा था, यहाँ पर I बराबर NEABD, NEABD, उसको समझने से पहले हमें BD समझना पड़ेगा क्या होता है, ड्रिफ्ट स्पीड। तो पहले ड्रिफ्ट स्पीड जानेंगे, फिर इसके बाद हम इस एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। हेडिंग नोट कर लीजिए, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कह सकते हैं उसको।
ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह दो या स्पीड, मैग्नीट्यूड ले लोगे तो स्पीड आ जाएगा, तो ड्रिफ्ट स्पीड वेलोसिटी कह देते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो क्या होता है, जब कोई भी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस आप बैटरी लगाते हो तो उसके एंड्स के अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज आ जाता है, टर्मिनल वोल्टेज आ जाता है, वही आ जाता है जो कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस वोल्टेज होता है, कंडक्टर का जो बैटरी का वोल्टेज होता है वही उसके एंड्स के अक्रॉस वोल्टेज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, फील्ड कहाँ होगी इधर, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करने लग जाएंगे इधर। तो क्या होता है, अब जब मुझे एक बात होता है, जैसे एक रूम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, बहुत कस के भरे हुए हैं, मतलब, और आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि, समझो पहले तन्वी, जैसे मान ले सपोज करिए ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान देना, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एकदम से आप इधर वोल्टेज प्लस कर दो कि माइनस, इलेक्ट्रॉन इधर भागना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपस में टकराएंगे भी, आपस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड भी करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सेस में है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी वेलोसिटी कंटिन्यूस बढ़ नहीं पाएगी। क्या होता है, दो लगातार कोलिजन, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स ये गया इससे टकरा गया, फिर ये इससे टकरा गया, तो दो लगातार कोलिजन में क्या होता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। अगर आप खुद सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन एक ही होता, एक ही इलेक्ट्रॉन होता, ध्यान से सुनना, ये प्लस ये माइनस, अगर इलेक्ट्रॉन एक ही होता, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगता, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इसमें QE यानी ई फोर्स लगता, ये क्या होता है m इंटू ए होता, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, E/m, ये एक्सेलेरेशन होता है। एक्सेलेरेशन अगर है इसका मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, यस यस क्यों, सर, जब एक्सेलेरेशन है तो वेलोसिटी तो होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलेरेशन चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, लेकिन है तो एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी को तो बढ़ाएगा ही ना। यस सर, लेकिन क्या होता है बेटा, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो स्पीड कंटिन्यूसली बढ़नी, वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ नहीं पाती, दो लगातार कोलिजन में, यानी पहला कोलिजन, ये इसका पहला कोलिजन इससे हुआ, फर्स्ट कोलिजन इससे हुआ, सेकंड कोलिजन इससे, दो लगातार कोलिजन में उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, मतलब बढ़ी तो जीरो से बी तो हुई, लेकिन जो बी हुई वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही अटेंड कर पाया, BD तक ही जा पाई उसकी स्पीड, और फिर से रुक गया कोलिजन के बाद, दो लगातार कोलिजन में उसकी स्पीड BD हो गई, और इसके ऊपर फिर बढ़ नहीं पाएगी, फिर वो शांत होकर फिर भागेगा, फिर लगातार दूसरे कोलिजन में फिर स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ नहीं पा रही उसकी वेलोसिटी, क्योंकि कोलिजन होते जा रहे हैं, तो दो लगातार कोलिजन के ड्यूरेशन में उसकी स्पीड एक कांस्टेंट अटेंड कर लेगी। जैसे क्या हुआ, जैसे मान लो इधर देख रही है तुम, स्पीड बढ़ी, और जब बढ़ना स्टार्ट, दो लगातार कोलिजन हुए तो कांस्टेंट हो गई, उसके ऊपर नहीं बढ़ ओके, पाएगी, मतलब बार बार एक कांस्टेंट वैल्यू अटेंड कर ले रहा है, क्योंकि दो कोलिजन में वो स्पीड एक कांस्टेंट लिमिट अटेंड कर ले रहा है, उससे ऊपर जा ही नहीं पा रही है स्पीड। तो हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड वेलोसिटी वो वेलोसिटी है कि जब हम किसी कंडक्टर के कोई एंड्स के क्रॉस बैटरी लगाते हैं तो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो वो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जो दो लगातार कोलिजन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेंड कर लेता है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो अब इसको इंग्लिश में मैं लिखवा देता हूँ, तो डायग्राम बना लीजिए सारी बात, फिर मैं इसको लिखवा देता हूँ। ये सिर्फ एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन, नीचे वाला एक सिंगल इलेक्ट्रॉन माना गया है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन लेंगे तो स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लेंगे तो इसकी स्पीड एक कांस्टेंट ही आ जाएगी बार बार, उस कांस्टेंट स्पीड को या कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, यस सर, मैनी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मैनी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मैनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू से ऊपर बढ़ ही नहीं पाएगी स्पीड। ओके, ठीक है सर।
तो कह सकते हैं, लिखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी, it is the average velocity, it is the average velocity velocity attained by any electrons, कोई भी इलेक्ट्रॉन अटेंड कर सकता है, any electrons in the duration of relaxation time, relaxation टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या है? इट इज द टाइम टेकन इन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, क्या सक्सेसिव कोलिजन्स, रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन इन टू सक्सेसिव कोलिजन, और ये उस टाइम में ये एवरेज वेलोसिटी जो अटेंड कर लेता है, यानी एवरेज वेलोसिटी का बोले तो उस इंस्टेंट, उस पर्टिकुलर टाइम में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब नेट जो है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इस एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्योंकि दो सक्सेसिव कोलिजन के दौरान वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना? यस सर। उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ पा रही, कोलिजन होने के कारण वो स्लो डाउन हो जाता है, जितना बढ़ता है वो फिर एक कांस्टेंट अटेंड कर लेता है बार बार, जीरो तो नहीं हो रही, जीरो से बढ़ के एक कांस्टेंट वैल्यू अटेंड कर ले रहा है बार बार, और लगातार उससे और ऊपर बढ़ ही नहीं पा रही, क्योंकि फिर से कोलिजन होगा, फिर कांस्टेंट अटेंड कर लेगा। ओके, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी को इन द ड्यूरेशन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है वो जरा देख लेते हैं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन लोगे उसका एक्सेलरेशन तो यही रहेगा ना, E/m। यस। ये जो एक्सेलरेशन रहेगा, जैसे मान लो फील्ड इधर है, एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा? फील्ड के अपोजिट, फील्ड के अपोजिट। ओके, यानी एक्सेलरेशन फील्ड के अपोजिट होगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है ना, इसमें जहां फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ क्यों नहीं पा रही है? कोलिजन हो जा रहे हैं बार बार, इसलिए वेलोसिटी बढ़ नहीं पा रही। ओके। तो अब आप देखोगे, तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन लिखने बैठूंगा इलेक्ट्रॉन का, तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का कितना आएगा? E/m इंटू माइनस आई कैप लिख सकते हो उसको, माइनस आई कैप क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप नहीं होगा, डायरेक्ट आई कैप माइनस आई कैप जो है वो डायरेक्शन का है, रिटार्डेशन का नहीं है वो माइनस। ओके। तो अब अगर वेलोसिटी लिखना चाहोगे तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या आएगी? हटा दो इसको तन्वी, एक सेकंड सर। यस सर। अब देखो ये जो इसमें आपने देखा, तो जो b बराबर क्या होता है? b बराबर होता है u+80 होता है, u+80। अगर हम लोग b को क्या ले लें? vd मान लें, और u को क्या मान लें? 0, और a की वैल्यू हो गई हमारी माइनस के E/m इंटू टॉ। ये जो माइनस है वो डायरेक्शन का है, रिटार्डेशन का माइनस नहीं है। ओके, डायरेक्शन का, माइनस का है, डायरेक्शन का है। और t क्या होगा? यहाँ पे t हो जाएगा टाउ। तो यहाँ से जो ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस माइनस के E/m इंटू टाउ आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, ड्रिफ्ट स्पीड बराबर होती है माइनस की E/m इंटू टाउ। टाउ क्या है यहाँ पर? रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम जिस टाइम में वो टू सक्सेसिव कोलिजन्स हो जाते हैं, लगातार 2 कोलिजन्स, उस ड्यूरेशन को रिलैक्सेशन टाइम होता है।
और उस ड्यूरेशन में जो स्पीड अटेन कर लेता है कांस्टेंट, उसी को एवरेज स्पीड या ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। क्लियर है? यस सर। अब हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं I बराबर NE/AVD कैसे आता है। तो डेरिवेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू I बराबर NE/AVD। तो ये है इम्पोर्टेंट, हटा दूं इसको, नोट कर लिया है तन्वी? यस सर। तो डेरिवेशन नोट कर लेते हैं। डेरिवेशन, ये डेरिवेशन पूछा जाएगा स्कूल एग्जाम में। डेरिवेशन ऑफ I इज इक्वल टू NE/AVD कैसे होता है डेरिवेशन पे। इसके लिए हमने मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, एक कंडक्टर मान लिया हमने। आप लिखेंगे कंसीडर ए कंडक्टर हैविंग स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का ए मान लिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मान लिया। तो लिखेंगे यहाँ पे कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो स्मॉल n है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n है, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L। तो हम क्या करेंगे तन्वी, देखो पहले समझ लो फिर नोट कर लेना, टाइम दे देंगे आपको नोट करने का। मान लेते हैं इस कंडक्टर में हमने एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर कर लिया, डेल्टा एक्स लेंथ का। कितना? डेल्टा एक्स लेंथ का हमने ये सेक्शन कंसीडर कर लिया। और क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, तो जो क्रॉस सेक्शन यानी एक सिलेंडर, आप सिलिंड्रिकल पोर्शन दिखेगा आपको ये छोटा सा, ये डेल्टा एक्स लेंथ हमने कंसीडर करी। ये वी हैव कंसीडर लेंथ डेल्टा एक्स हमने कंसीडर करी इस, ठीक है। और उस डेल्टा एक्स लेंथ का जो वॉल्यूम होगा वो डेल्टा ए होगा, L इंटू डेल्टा एक्स नहीं हो जाएगा तन्वी? यस सर, हो जाएगा। L इंटू डेल्टा एक्स, ये एरिया हो गया, एरिया होगा ना। हमें तो वॉल्यूम चाहिए ना, एक काम करेंगे इसको, हमें वॉल्यूम चाहिए ना, ये एरिया नहीं आया, ये हमारा वॉल्यूम चाहिए, हमें एरिया नहीं चाहिए। तो डेल्टा एक्स लेंथ का अगर हमें वॉल्यूम लिखना है, तो डेल्टा वी अगर हम लिखना है वॉल्यूम, तो ए इंटू डेल्टा एक्स आएगा ना बेटा, वो तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया और इंटू लेंथ, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए, बेस एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एल होता है ना। यस सर। वॉल्यूम, तो हमने चूंकि सेक्शन की लेंथ क्या मानी है, सेक्शन की लेंथ मानी हमने डेल्टा एक्स, और क्रॉस सेक्शन एरिया एक जैसा है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? डेल्टा वी नहीं हो जाएगा, डेल्टा एक्स लेंथ का वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम में अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम डेल्टा बी। नाउ number of electrons in this volume delta v वॉल्यूम में वो कितने हो, डेल्टा n हो जाएंगे। डेल्टा n क्या होगा? स्मॉल n मल्टीप्लाई बाई डेल्टा v। ये स्मॉल n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल वॉल्यूम है ना ये। यस सर। और ये कांस्टेंट होते हैं, तो अगर हम इतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे ना बेटा, जितने इस एरिया में इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यही वाले इलेक्ट्रॉन तो आएंगे। यस सर। ये वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? डेल्टा एन। और हम क्या करेंगे, हाँ अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे एन, और डेल्टा वी को लिख देंगे क्या? ए डेल्टा एक्स। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है NE, होता है NE। So charge on this electron, charge on this volume, charge on this number of electrons, this डेल्टा n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा? तो डेल्टा Q बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा n इंटू E नहीं हो जाएगा, E इंटू E। तो टोटल चार्ज कंटेन इन दिस वॉल्यूम कितना हो जाएगा? n को ये लिख दो, n a डेल्टा x इंटू E। तो ये टोटल चार्ज आ गया, n e a डेल्टा x, ये टोटल चार्ज कंटेन आ गया।
अब आपको पता है कि करंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो अब हम देखेंगे तो तो एन ई ए डेल्टा डेल एक्स एक्स बाई डेल टी और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मैं बता चुका हूँ आपको, डी हो जाएगा। ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। तो एन ई ए वी डी आ गया, प्रूव हो गया। यस सर। तो नोट कर लिया, अब नोट कर लिया। तो आसान है, सबसे पहले हमने क्या करा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए डेल्टा एक्स वॉल्यूम के, और फिर इलेक्ट्रॉन्स को ई से मल्टीप्लाई कर दिया, चार्ज आ गया, और चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दिया, करंट आ गया। 3 स्टेप में आ जाता है। इसको साफ साफ लिख लीजिए। और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो हो गया वो बी डी हो गया। ओके डन सर। तो ये रिलेशन था हमारा, और डेरिवेशन जो हो गया। तो आई और आवाई एन ई ए बी डी देखा आपने। तो करंट जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपने ये भी ध्यान रखना कि करंट का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ ग्राफ आ जाए, आई वर्सेस क्रॉस सेक्शन एरिया, तो कांस्टेंट ही रहती है, तो चेंज नहीं होती। ठीक, करंट का I is equal to N E A V D, ये इस तरह से ध्यान रखना। तो करंट क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी, ये हमने बता दिया, ये हटा देते हैं। अब नेक्स्ट जो है नोट कर लीजिए, करंट डेंसिटी क्या होता है, हेडिंग नोट कर लीजिए, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं? करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे। ये वेक्टर क्वांटिटी याद रखना। एक बात और याद रख लीजिए बेटा, करंट में ही लिख दीजिए, एक लाइन लिख दीजिए करंट वाले उसमें, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है। एक पर्टिकुलर टाइम पर करंट होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। जैसे मान लो हमने कोई कंडक्टर ऐसे ऐसे ले लिया, कोई भी कंडक्टर हमने इस तरह के शेप का ले लिया, तो कंडक्टर का जो शेप हो, इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे ये होगी, लेकिन ओवरऑल कोई डायरेक्शन नहीं है ना, फिक्स, हर समय चेंज हो रही है ना। कोई भी वेक्टर अगर हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग है, तो वो कह सकते हैं कि वो वेक्टर नहीं होगा ना, डायरेक्शन चेंज है, हो ही रही हर टाइम पर। तो स्केलर क्वांटिटी होता है करंट की। हम कह सकते हैं करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है, डायरेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो देख सकते हो, इधर है इधर है इधर है, वो तो फ्लो का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट ऐसे जा रही है, ऑब्वियसली बात है। और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में होती है करंट। हालांकि पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली में होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं जनरली। तो करंट जो कन्वेंशनली ली जाती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट ली जाती है कन्वेंशनली। ठीक है, करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी क्या होता है? जब हम कोई भी कंडक्टर कंसीडर करेंगे और कंडक्टर का कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लिया, मतलब हमने ये वाला क्रॉस सेक्शन ले लिया, इस वाले क्रॉस सेक्शन से देखा जाए तो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया इधर है, करंट भी इधर ही जा रही है ए, तो करंट डेंसिटी जो होता है वो आई अपॉन ए होता है, आई अपॉन ए। और इसका जो डायरेक्शन होता है, जो
जो करंट का उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे जो डायरेक्शन होता है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर ही होगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज हम इधर मान सकते हैं। तो करंट डेंसिटी जो डिफाइन होती है, करंट पर यूनिट एरिया डिफाइन होती है। डायरेक्शन क्या होती है, जो उस पॉइंट पर करंट का डायरेक्शन होता है वही उसकी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगा। ठीक है, यस सर। इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। ओके, अगर हम लोग मान सपोज करिए कोई कंडक्टर ले लेते हैं ये, और क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ऐसा ले लिया, ये वाला ले लिया, और फिर तिरछा कट कर दिया। इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा, ए डैश। ये एरिया कौन सा था, ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया जो था, ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया ए है, ये वाला ए डैश है। ए डैश। हाँ, तो ये आपको एरिया लिखना पड़ेगा। जैसे थीटा है ये, यहाँ से मैं करके बता देता हूँ आपको। जैसे ये वाला एरिया आपका ए है, ये एंगल हमने थीटा मान लिया, और ये एरिया आपका ए हो गया, इस डायरेक्शन एरिया ए, ये वाला एरिया जो हो गया ए डैश हो गया, ए डैश, है ना। अब ध्यान से अगर देखोगे, इसको पीछे अगर बढ़ाएंगे तो ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा क्या करना है। प्रोजेक्टेड एरिया लेना होता है, इतना सब छोड़ो, ये डायग्राम में परेशान हो जाओगे आप। प्रोजेक्टेड एरिया लेना पड़ता है, आपको ऐसे दिखा देता हूँ। यू हैव टू टेक द प्रोजेक्टेड एरिया। जैसे अगर आपको आई को अगर आप लिखोगे, आई क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, आई को ऐसे लिख दो ना, आई बराबर लिख दो जे डॉट ए, ए एरिया वेक्टर होता है, और जब हम जो डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं ना, तो क्या आएगा, जे ए कॉस थीटा आएगा, जे कॉस थीटा, सॉरी हाँ सही तो लिखा ना, जे डॉट ए, तो जे कॉस थीटा, तो हमने ये लिखा ना आई, जे कॉस थीटा, तो यहाँ पे जे क्या होगा, आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो ये जो हमने ए कॉस थीटा लिया, ये प्रोजेक्टेड एरिया लिया जाता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया। अगर कोई भी कंडक्टर का अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन इस तरह से मान लेते हैं कुछ इस तरह से कंडक्टर को आपने कट कर दिया, तो प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा लेते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये एरिया ए है, और कंडक्टर को आपने ऐसे कट कर दिया, ये ऐसे मान ली, इस एरिया पे निकालना है, इस क्रॉस सेक्शन पे देखना है। ये जो एरिया होता है ए डैश, वो आपका ए कॉस थीटा होगा। क्या बनेगा, जहाँ पे थीटा एंगल किया, तो एक प्रोजेक्टेड एरिया लिया जाता है। ठीक है, कि कॉस थीटा का ग्राफ जो पता है आपको डिक्रीजिंग है, यानी ए डैश की वैल्यू जो होगी इस तरह से आएगा। ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया लिया जाता है। ओके, अगर थीटा कम करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी ना। अब खुद सोचो, जैसे आप ये वाला एंगल अगर ऐसे घुमाओगे अगर इसको, तो थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, तो थीटा की वैल्यू कम होगी, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी ना, तो प्रोजेक्टेड एरिया बढ़ नहीं जाएगा। इस तरीके से। तो ये याद रखना कि ये जो है ये करंट का स्केलर फॉर्म का एक है, यानी करंट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया वेक्टर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से बोलोगे तो cos थीटा में आएगा, इसमें आएगा cos थीटा में। तो I इज इक्वल टू जे डॉट ए मतलब जे cos थीटा, जहाँ पे ए cos थीटा जो है वो प्रोजेक्टेड एरिया होता है, ए डैश बराबर ए cos थीटा। ए क्या है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ये वाला है ना, ये एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन वाला ये एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ओके, प्रोजेक्टेड करोगे तो तिरछा वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ए डैश है। ओके, यस सर। तो इसका करंट डेंसिटी का यूनिट देखो जरा, यूनिट बन जाएगा इसका, यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हाँ, तो इसका अगर आपको वो लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। तो I का क्या होता है, Q, I जो कि खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो A अपॉन एल स्क्वायर, तो A L की पावर -2,
ये करंट डेंसिटी की डायमेंशन आ गई, ठीक है। यस सर। सो जो एक्स्ट्रा क्लास है 11th की सर, वो संडे को मेरी ना, अब एक्चुअली जो हमारी नॉर्मल क्लासेस जो 8:30 हो रही थी, वो भी थोड़ी दिक्कत होगी 8:30 पे लेने पे, क्योंकि केमिस्ट्री वाले सर मेरे टेस्ट लेते हैं अब अच्छा, उस टाइमिंग पे। तो फ्री टाइम हाँ है 5:30 to संडे की 7:30। बात कर रहे हो आप, संडे की? यस सर। अच्छा, फिर 5:30 to 7:30 फ्री टाइम है सुबह, और फिर 11 बजे से लेकर आप 2 मुझे वो बजे तक। व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सएप में लिख के भेज देना, वो वैसे याद नहीं रहेगा ना ओके मुझे। सर। तो व्हाट्सएप में लिख के, नॉर्मल क्लास भी हमारी चेंज होगी टाइम, क्योंकि नॉर्मल क्लास में हमारी टाइमिंग क्या होती है? 8:30 8:30 से? होती है यूजुअली। यस अच्छा, सर। 8:30। तो हम वो नॉर्मल क्लास का टाइमिंग एक बार मुझे भेज दो जरा लिख के, फिर हम उसको बता देते हैं क्या करना है, ठीक है। ठीक है तो सर। हाँ, ये ओके। लिख के भेज दो, अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। तो ठीक है तन्वी, आज के लिए इतनी ही फिर, है ना। ओके। यस। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।